नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पॉलिटिकल डायरी। जी। ये असल में कोई डायरी नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइजर में जो उनके लेख छपे थे, उनका एक संग्रह है। हाँ, बिल्कुल गंभीर विवेचनात्मक टिप्पणियां थी वो। और ये उस दौर की बात है जब भारत अभी नया नया आज़ाद हुआ था और जाहिर है देश के सामने नई चुनौतियां थीं, नई दिशाएं तलाशी जा रही थीं। हम्म। तो उपाध्याय जी जो उस समय जनसंघ के एक अहम विचारक थे, उनकी सोच क्या थी? हमारा मकसद है इस डायरी के जरिए उनके राजनीतिक चिंतन, राष्ट्रवाद और हाँ, एकात्म मानववाद की जो बात होती है, उन पहलुओं को समझना। बिल्कुल, और ये भी देखना कि उस वक्त की राजनीति पर उनके क्या विचार थे, खासकर कांग्रेस के एक छत्र राज के दौर में। हाँ, और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ उस समय की घटनाओं पर टिप्पणियां नहीं है, इनमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जो शायद हमेशा प्रासंगिक रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। जी जरूर। ये किताब, जैसा आपने कहा, उस दौर के एक प्रमुख विचारक के गहन चिंतन को सामने लाती है। एक अलग नजरिया मिलता है। पहली चीज जो मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगी, वो है राजनीति में मूल्यों पर उनका जोर। मतलब ये कहना कि राजनीति जन सेवा का माध्यम है, सिर्फ सत्ता पाने का खेल नहीं। हाँ, ये बात उन्होंने बहुत शिद्दत से उठाई। पर इसमें नया क्या था? मतलब ये तो सभी कहते हैं। देखिए, कहने को तो सब कहते हैं, पर उपाध्याय जी इसे सिर्फ एक नैतिक बात नहीं मानते थे। उनके लेखों से लगता है कि वो उस समय राजनीति में जो अवसरवादिता देख रहे थे, जो सिद्धांतों की कमी महसूस कर रहे थे, उसको लेकर वो वाकई चिंतित थे। अच्छा। उनका मानना था कि अगर राजनीति में शुचिता, मतलब एक तरह की पवित्रता और नैतिकता नहीं होगी, तो फिर आजादी का असल मतलब ही खो जाएगा। ये सिर्फ कुर्सी की लड़ाई नहीं, बल्कि एक राष्ट्र यज्ञ है, देश बनाने का काम है। ये एक अलग पर्सपेक्टिव है। और इसी से जुड़ी हुई बात है राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय अस्मिता पर उनका जोर। बिल्कुल। वो मानते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब वो राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक स्वतंत्रता से जुड़ी हो। सही कहा। उनके लिए सिर्फ अंग्रेजों का चला जाना काफी नहीं था। जब तक हम अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों को समझकर नीतियां नहीं बनाते, तब तक वो आजादी अधूरी है। मतलब पश्चिम की नकल न करें। हाँ, उनका साफ कहना था कि पश्चिमी विचारों के बजाय भारतीय संस्कृति को आधार बनाना चाहिए। उनका राष्ट्रवाद सिर्फ जमीन से नहीं, बल्कि उस देश की साझा संस्कृति, इतिहास, मूल्यों से जुड़ा था। नीतियां हमारे अपने हालात के हिसाब से हों, बाहर से इंपोर्टेड ना हो। और यहीं पर शायद उनके एकात्म मानववाद की झलक भी मिलती है, खास तौर पर अंत्योदय वाली बात, यानी समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति का कल्याण। हाँ, हालांकि किताब सीधे तौर पर एकात्म मानववाद पर फोकस नहीं करती, लेकिन वो जो मूल सोच है वो इन लेखों में साफ दिखती है। कैसे? मतलब कोई उदाहरण? जैसे जब वो आर्थिक नीतियों की बात करते हैं या सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं, जी। तो उनका सवाल यही होता है कि क्या इसका फायदा उस इंसान तक पहुंच रहा है जो कतार में सबसे पीछे खड़ा है। अच्छा। यही तो अंत्योदय का मूल विचार है। विकास का पैमाना सबसे गरीब, सबसे वंचित व्यक्ति हो। तो डायरी में यह सोच उनकी आलोचनाओं और सुझावों का एक तरह से आधार बनती है। ये सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि एक मानवीय दृष्टिकोण है। आर्थिक विचारों में भी उनकी एक अलग सोच थी, स्वदेशी मॉडल पर जोर और बाहरी अर्थनीति का विरोध। जी तो क्या ये सिर्फ विदेशी सामान का बहिष्कार था या कुछ और गहरा मतलब था? नहीं, ये उससे कई ज्यादा गहरा था। स्वदेशी उनके लिए सिर्फ चीजों तक सीमित नहीं था। ये आत्मनिर्भरता की सोच थी। अपनी जरूरतों और अपनी ताकत के हिसाब से विकास का मॉडल बनाने की बात थी। डायरी में वो साफ तौर पर ऐसी आर्थिक नीतियों की वकालत करते हैं जो भारत के गांव, छोटे उद्योग, उनको मजबूत करें, न कि सिर्फ बड़े शहरों या पश्चिमी मॉडल की नकल पर आधारित हों। और इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा था सत्ता और धन के केंद्रीकरण का विरोध। बिल्कुल। उनका मानना था कि जब सारी ताकत और सारा पैसा कुछ ही लोगों या जगहों पर इकट्ठा हो जाता है, तो फिर गड़बड़ी होती है। हाँ, तो फिर अनियमितता बढ़ती है, भ्रष्टाचार बढ़ता है और आम आदमी जो है वो पिसता है। वो चाहते थे कि शक्ति का विकेंद्रीकरण हो, ताकत बटी हुई हो, निचले स्तर तक लोगों की भागीदारी हो। और इसीलिए शायद वो एक मजबूत विपक्ष को भी जरूरी मानते थे। बहुत जरूरी। लोकतंत्र के लिए एक सशक्त विपक्ष उनके हिसाब से अनिवार्य था। इसीलिए वो डायरी में उस समय की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस की नीतियों की कई बार तीखी आलोचना करने से भी नहीं हिचकिचाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक तरफा राज जो है वो लोकतंत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो ये बिल्कुल साफ है कि पॉलिटिकल डायरी सिर्फ उस समय की राजनीतिक घटनाओं पर कुछ टिप्पणियां भर नहीं है। ये एक विचारक की गहरी सोच, उनकी दूरदर्शिता और भारत के भविष्य के लिए उनके एक विजन का दस्तावेज है।
तो इस पूरी बातचीत से हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पॉलिटिकल डायरी के कुछ मुख्य बिंदुओं को समझा, जैसे मूल्य आधारित राजनीति पर जोर, राष्ट्रवाद जो सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हो, अंत्योदय यानी समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण, स्वदेशी आर्थिक मॉडल, और विकेंद्रीकरण यानी शक्ति का बंटवारा। और ये सारे विचार दिखाते हैं कि वो सिर्फ तात्कालिक मुद्दों पर रिएक्ट नहीं कर रहे थे, वो असल में भारत के लिए एक लंबी अवधि की एक सांस्कृतिक और नैतिक दृष्टि पेश करने की कोशिश कर रहे थे। सही। उनकी ये टिप्पणियां भले ही कई दशक पहले लिखी गई, उनमें उठाए गए कुछ सवाल या दिए गए कुछ सुझाव आज भी विचार करने लायक हो सकते हैं। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए हम एक सवाल यहीं छोड़ जाते हैं। उपाध्याय जी ने जिस तरह की मूल्य आधारित राजनीति या फिर अंत्योदय यानी समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण की बात अपनी डायरी में उठाई, आज के राजनीतिक और सामाजिक माहौल में वो सिद्धांत कितने प्रासंगिक हैं और उन्हें आज किस तरह से देखा या समझा जा सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।